हेलो टू माय स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम सामान्य ज्ञान की क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपके टोटल सामान्य ज्ञान के 1 लाइनर, ठीक है, जो कि ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, अभी जो न्यूज़ में थे कुछ पॉइंट वो देख लो। यूनेस्को ने, ठीक है, अभी एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की है देख लो। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यूनेस्को ने अभी कौन सी, या फिर ऐसा पूरा रिपोर्ट का नाम लिखा जाएगा और कहेंगे कि कौन सी संस्था ने जारी की है, तो आपको आंसर होगा यूनेस्को का, है ना। तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, बच्चों ऐसा ही लिखा आता है। ठीक है, देखो कब इसमें आपको ऑप्शन में FAO देंगे, ठीक है, जो कि सब लोग यही क्वेश्चन का आंसर लगा के आएंगे, बट आपको यूनेस्को लगाना है ना। चलो, तो इन्होंने एक ये रिपोर्ट जारी की। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं होती, ऐसे ही लिखी होती है ना, ये हिंदी में नहीं लिखा होगा आपको कुछ अलग से। अच्छा, इस रिपोर्ट में बताया क्या है इनने बच्चों जो शिक्षा है और पोषण है, इसके बीच का संबंध बताया है। किस किस चीज़ का? शिक्षा और पोषण का, इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट है ना, अभी राष्ट्रपति जी, वो तो हर बार न्यूज में ही रहते हैं ना, तो हमने कुछ राष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं, हमने वो सब लिख दिए एक जगह, है ना। फटाफट से आप नोट्स बना लो। देखो, ये राष्ट्रपति कौन है आप जानते ही हो, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कुछ लोग तो पता नहीं मुर्मूर कहते हैं इनको, ठीक है, बट ठीक है। देखिए, आर्टिकल नंबर 52 में, यानी अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्य का औपचारिक प्रमुख यही है। मतलब जो भारत के जो मेन हेड है ना, औपचारिक फॉर्मल तरीके से, ठीक है, वो कौन है? आपके राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में ये अपने प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये काय के किस चीज़ के प्रतीक हैं? एकता के, अखंडता के और एकजुटता के भी प्रतीक हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, जो भी आप राष्ट्रपति होगा ना देश में, वो। इसके बाद में अर्हता, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपने कोई पेपर भरा होगा, तो आपने भी कोई क्वालिफिकेशन उसने मांगी होगी ना, कि भैया आप 12वीं पास हो, कि कॉलेज पास हैं, ऐसी कोई, है ना। सेम इनका भी होता है कि भाई इनको भी तो चुनाव लड़ना है ना, चुनाव के हिसाब से होता है इनका भी, उनको पोस्ट दी जाती फिर। तो देखो, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो ये फिक्स है। दूसरी चीज़, नागरिकता के बहुत प्रकार होते, किस किस तरीके से दी जाती है वो हम सिखाएंगे आपको, है ना, अभी आगे। इसके बाद में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में वो सांसद बन सके। ठीक है, इसमें उसकी योग्यता होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट चीज है जो, ठीक है, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी ऐसा नहीं कि उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी और आके आराम से वो राष्ट्रपति के चुनाव में बैठ गए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 58 में लिखा हुआ है ना, लिख लेना, हमने 3 लिख के दिए हैं ना, 3-4। ये 52 वाला इंपॉर्टेंट है, 58 वाला इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल बच्चों आपका 56 नंबर पे है ना, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये क्या है, अगर मान लो जैसे इनको नहीं करना काम, ये हो गए, आप ही गए सिलेक्ट, मतलब कि इनको चुन लिया गया, है ना। मान लो हमें जम नहीं रहा काम, भैया हमें छोड़ना है, तो रिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो रिजाइन देंगे किसको पता है? उपराष्ट्रपति को रिजाइन देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं अपना। ठीक है, ध्यान रखना आप। अच्छा, मान लो कि इनने देखो, कोई भी राष्ट्रपति है, मान लो वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जो सही है उस चीज़ के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं ना, और कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम है इनमें, मान लो, तो फिर अगर आप चाहें ना, तो संसद इसको हटा सकती है। ठीक है, तो इस क्रिया को बच्चों कहते हैं हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी है। बहुत बार बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल रट लेना आप। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा अगर आपसे कहीं पे भी, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब बच्चों देखो, आज हमने जो इंग्लिश के क्वेश्चंस डाले हैं ना, सबको हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखो, वर्ब यानी कि होती क्रिया, नॉर्मल आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 250 वर्ब हैं। कितनी? 250 वर्ब। अगर आपने ये पढ़ ली ना, तो क्रिया इसके बाहर आपका कुछ होता ही नहीं, फिर आप बनने लगेंगे अपने आप से। सब इंग्लिश में सब चीज़, मतलब लगभग आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए,
तो क्रिया हैं, तो हम डेली क्या कर रहे हैं ना, अब 10-10 आपके वर्ब डालते जा रहे हैं डेली डेली, है ना। तो आपको याद कितने दिन में, 24 दिन में पूरी हो जाएंगी आपकी। अब देखो सबसे पहले नंबर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, और ये जो कंप्लीट हो चुकी चीज़ उसके लिए, है ना। अब देखो एराइस मतलब होता है बच्चों उठना, एरोस मतलब, ठीक है, फिर होता है आपका एरोस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और एराइजन, ठीक है। इसके बाद में जागना, ठीक है, मतलब पहले जागा हुआ होगा ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एवोकन, ठीक, एवेक, एवोक, एवोकन। इसके बाद में बी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, है ना, इसका वॉस वर्ब और बीन। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वॉस वर्ब होती है और बीन होती है ना। अभी आप लिख लेना, हम बाद में समझा देंगे आपको, है ना। बैट, बैट यानी कि शर्त लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बैट होती है और थर्ड फॉर्म भी बैट ही होती है ना, बैट की। बच्चों बियर करना यानी कि सहन करना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बोर, है ना, और बोरने वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बियर के लिए, है ना। अच्छा बियर एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है जन्म देना भी होता है, ठीक है, तो बोरे, ठीक है, तो ये भी होता है आपका क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है, जबकि बॉर्न आपका कहाँ पे आता है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखते हैं ना कि मतलब किसी कहते हैं कि उसका वो बॉर्न हुआ था, हुआ है, ठीक, मतलब बॉर्न हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं कि अभी पेट में ही है, ठीक है। चलो बिकम, बिकम यानी होता है बच्चों बनना, ठीक है, फिर इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म बिकेम और लास्ट फॉर्म बिकम, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिकम हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन बिगिन, बिगिन जो आपका है ना इसका मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है, और बिगिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी जो पहले आरंभ उसने कर चुका होगा, है ना, और बिगन यानी कि कंप्लीट कर चुका है, शुरू कर दिया है मतलब, है ना। इसके बाद में बिड, बिड यानी होता है बच्चों बोली लगाना, तो बिड तीनों फॉर्म में सेम ही होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, ये लिख लेना है ना, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप कुछ नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम सच्ची कह रहे हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, सीख लो। इसके बाद में अब आ जाते बच्चों अपने क्या, वन लाइनर, ठीक है। ये वन लाइनर पूरे वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 2 से 3 बार पूछे गए हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने आपके टोटल मिला के, ठीक है, टोटल 3000 क्वेश्चंस बनाए हैं ऐसे, और 3000 क्वेश्चंस पूरे पूरे करवा रहे हैं, तो आपके हो जाएंगे, है ना, 2-3 महीने में, और इससे बाहर कुछ नहीं होना है जीएस में आपको। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको पता होगा कितना है, 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि अभी रिपीट हो रहा है ना, बट आगे फिर चेंज है। विश्व की कुछ जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, लगभग बच्चों 17.7% लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। विश्व की जनसंख्या के कंपेरेटिव में देखें अगर, तो मतलब विश्व में अगर 100 लोग हैं टोटल, तो 17 लोग कहाँ निवास कर रहे हैं, भारत के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है ना, आप ऐसा नहीं सोचना कि कम है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, ये है आपका। भारत की उत्तर से दक्षिण की, मतलब कि ये मान लो आपका भारत देश है ना, ये वाला, ये भारत देश है आपका, है ना, तो उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है ना, दूरी है, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे आप, है ना। जबकि पूरब से पश्चिम की ओर ये वाली कितनी है लंबाई आपकी, ये बच्चों आपकी 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखना आप, है ना। ये बार बार पूछते हैं छोटे एग्जाम में, जितने भी आप दे रहे हैं ना एग्जाम जो, ठीक है, इन सब में फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। इवन MPPSC UPPSC में भी यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6,000 मतलब 6100 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट देखो द्वीप समूह, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। भारत का ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, ठीक है, मतलब पॉइंट जो धरती है ना भारत की दक्षिणी भाग में, तो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे स्थित है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा देखो ये बीच वाली एक होती है ना आपकी, एक इधर पे भी होती है, एक इधर पे भी होती है, तो पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी दूर है,
चलो सॉरी, 0.0 लैटिट्यूड कितने दूर पे है, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम आगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी तो आपको पॉइंटर्स बनाने हैं बस। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, ठीक है, मतलब कि समुद्र तट में, जैसे कि ये है ना भारत, तो कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगते हुए हैं, बात ये हो रही है। तो बच्चों आपके टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात से लगा के यहाँ बंगाल तक, ठीक है। चला नेक्स्ट की ओर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बच्चों गुजरात है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द मतलब 5+ टाइम पूछा गया है क्वेश्चन आपका, और सब लोग लिख के पता है क्या आते, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे क्वेश्चन लिख के आते हैं, जबकि आंसर गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला सबको पता होगा गोवा है, ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली, ठीक है, अक्षांश रेखा कर्क, ठीक है, कौन सी है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड में है ना। चलो अभी तो आप ये पॉइंटर्स लिखते जाइए मैं साथ साथ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5+ टाइम्स पूछा लिया गया है प्रश्न, है ना। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, ठीक है, कैप कैमोरियन, ठीक है। तो बच्चों मुख्य भूमि का जो, ठीक है, पॉइंट है आपका, ये कौन कौन है, ठीक है, मान लो ये आपका भारत देश है, तो यहाँ आसपास कहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, कैप कैमोरियन, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि डूब गया है सुनामी में 2006 की, ठीक है, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। इसके बाद में भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कौल, देखो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है, और पूरब में आपका उत्तर में आपका इंदिरा कौल, ठीक है, नीचे की तरफ पॉइंट, ऊपर की तरफ कॉल, ठीक। तो ऊपर की जैसे कि स्टार्टिंग का हम ऊपर से करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो पहले का आता है, ठीक है, फिर पा आएगा, सिंपल सा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना, पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, ठीक है, जो ऐसा है ना, इधर भी एक पुल है, श्री रामचंद्र जी का सेतु भी तो कहते इसी को अपन, वही है ना। तो एडम्स पुल भी कहते हैं, ना। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसके बाद में डंगन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीचों बीच स्थित है, ध्यान रखना, है ना। कौन सा, डंकन पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दमन एवं दीव है, वह कहाँ स्थित है, ठीक है, गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है, गुजरात के पास में। इसके बाद में श्रीलंका को भारत से कौन, ठीक है, क्या अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा है, आदम पुल तो है ही, लेकिन मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पे है ना। चलो भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो बच्चों प्रायद्वीप पठार, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं इसको अपन। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है बच्चों आपका कोरोमंडल तट। देखो मान लो ये है आपका भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बच्चों अपन कहते हैं कोरोमंडल, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोस्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, कोस्ट। इसके बाद में भारत के पश्चिम समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर उत्तरी की बात करें, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, तो ये जाना जाता है आपका कोणकण, ठीक है, कोणकण तट। अगर अपन बात करें कि ये वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना था मालाबार, किस नाम से, मालाबार नाम से, ध्यान रखना, है ना। देखो जो महाराष्ट्र और जो गोवा वाला हिस्सा है ना आपका, उसको जाना जाता है किस नाम से, आपका मालाबार, सॉरी कोणकण, ठीक है। जबकि जो केरल के इधर का जो हिस्सा है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरफ वाला को तो हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, कोरोमंडल से जाना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला ये वाला हिस्सा है ना ये। चलो इतना ही था। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको सर्च करके आप आंसर दे सकते हैं, आपको पता हो तो डायरेक्ट दे देना, है ना। इसका आंसर सब लोग देंगे हमें,
तो आपका क्या है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है बच्चों? आपको 3-4 चीज़ें दी हैं, है ना, इन चारों में सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है, और सबको आंसर देना कंपलसरी है। अरावली, हिमालय, शिवालिक और विंध्य पर्वत, ठीक है, मतलब सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको इनमें से बतानी है, ठीक है। आंसर सोच समझ के देना, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बता देना, है ना, ये क्लास शेयर कर देना, ठीक है। आपको नोट्स बनाने कंपलसरी था, ठीक है। हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।